Okay. Okay. Now in this problem, directly mixer is given because we are producing NaOH by reaction. Okay. तो जो रिएक्शन मिक्सर है दैट इज अवर एक्चुअली मिक्सचर, मतलब फीड प्लस सॉल्वेंट वो है. ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर. ओके, एंड दैट मिक्सर कंटेन्स 10% sodium hydroxide. So this is a mixture composition. Remember, it is not feed composition, it is not solvent composition, but it is a mixture composition. And this is also 0.125 kg of suspended solid. It is also a composition of mixture. तो यहाँ पे फीड प्लस सॉल्वेंट करके बाद में मिक्सर बनाए ऐसा नहीं है. रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सर है दैट इज अवर मिक्सर विच कंटेन्स द सॉल्वेंट प्लस फीड. ओके, तो यहाँ पे कोई कितना अमाउंट मिक्सर है वो दिया नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द बेसिस. So basis we are taking 1 kg of solution. You can take any basis, 10 kg, 100 kg, whatever you want. Okay. So we are taking 1 kg of solution in the original mixture. Okay, the 1 kg का XM1. Okay, this is your XM1 composition. Okay, तो 0.1 kg अगर NaOH रहेगा तो 0.9 kg वाटर रहेगा because it is a solution of NaOH in water. Okay, and capital B is given 0.125 kg CaCO3 which is present in the mixture. Okay, so this 0.125 kg mixture composition, if you see M1, Ym1 is equal to, okay, not Xm1, it is Ym1, 0.1, and Nm1 is equal to 0.125 kg per kg of solution because it is given 0.125 kg suspended solid per kg of solution. So this is our Nm1. अगर आपने बेसिस 10 kg लिया होता तो ये फिगर बदल जाता. बराबर. तो Nm1 is 0.125 kg. यहां तक समझ में आया? यस. ओके, अभी मैंने आपको बोला था कि ये इक्विलिब्रियम डेटा प्लॉट करके रखना. सेम इक्विलिब्रियम डेटा यू टू प्लॉट फॉर द प्रैक्टिकल आल्सो. ओके, यही इक्विलिब्रियम डेटा हमारे प्रैक्टिकल में भी यूज करना है मल्टी कॉन्टैक्ट लीचिंग में. तो एन वर्सेस वाई स्टार एंड एन वर्सेस एक्स, ये आपका ग्राफ आएगा. बाद में ये टाई लाइन मैंने आपको बोला था कि ये एक पॉइंट आप कनेक्ट करोगे तो दिस विल गिव द वन टाई लाइन. ओके, ऐसे कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 8 टाई लाइन यू कैन फाइंड. प्लॉट किया है आपने? हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक्स एंड वाई मतलब जो अंडर कर्व और ओवर कर्व का ओवरफ्लो का कर्व है सर, दोनों साथ में आ रहे हैं. मतलब साथ में मतलब बहुत नजदीक आ रहा है. नहीं, नजदीक कैसे आएंगे? एक में तो ये एन वर्सेस एक्स है ना. तो सर एन वर्सेस एक्स का एक पॉइंट लेते हैं तो 0.09 और वाई भी सर 0.09 है सर फर्स्ट पॉइंट. 1 minute. यस सर. Okay, see. Okay, what is written here? Can you read? यस सर. Clear sodium hydroxide solution withdrawn. Okay,
The word clear is very very important. Clear sodium hydroxide solution withdrawn means जो भी आपका ओवरफ्लो निकल रहा है उसमें CaCO3 नहीं जा रहा है. आप जितनी भी बार प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें हमारा CaCO3 जीरो है. That means your N is zero for overflow. तो जब आप N वर्सेस X प्लॉट करोगे तो ये सभी डेटा X एक्सिस पे आएंगे. N इक्वल टू जीरो और N वर्सेस Y जब प्लॉट करोगे तो ये दो डेटा आएंगे. So this is कर्व और N वर्सेस X ऑन द X एक्सिस. आपने बुक में रिफर नहीं किया है ये? अगर आप ग्राफ देखते बुक का तो भी आइडिया आ जाता कि भाई उसको एक्स एक्सिस पे क्यों प्लॉट किया है. हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कर्व देखा था कि नहीं देखा था? अलग अलग टाइप्स के इक्विलिब्रियम कर्व. हाँ सर, बट वो लास्ट लेक्चर में एन वर्सेस एक्स और एन वर्सेस वाई बोला था ना सर, तो वो एन हमने वाई एक्सिस पे ले लिया और एक्स वाई जो प्लॉटिंग है वो एक्स एक्सिस पे लिया सर, इसके लिए. नहीं बराबर है, लेकिन आप ये बुक का भी प्लॉट किया हुआ ग्राफ देखते तो इट इज क्लियरली रिटर्न एन वर्सेस एक्स. ओके, एंड दिस इज ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द एक्स एक्सिस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉब्लम में कोई ना कोई तो क्लू दिया ही होगा. Okay, so here already clue is given. Clear. Clear means no suspended solid going with the overflow. That is the meaning of clear. आ गया समझ में अभी? यस सर. ओके ओके, तो अभी हमारे पास सिर्फ मिक्सर पॉइंट ही है. रिमेंबर NM1 है और YM1 है. तो मैं ये पॉइंट प्लॉट करूंगा पहले ग्राफ पे. तो कहाँ पे आ रहा है? 0.125 मतलब अराउंड इधर आएगा 0 और 0.2 के बीच में. और 0.1 मतलब ये रहा. तो दिस इज माय M1 पॉइंट. ओके, अभी आप देखोगे ना M1 YM1 इज इक्वल टू 0.1, लेकिन आप Y का वैल्यू देखोगे ना तो 0.1 तो है ही नहीं कहीं. मीन्स योर M1 पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द इक्विलिब्रियम कर्व. आउटसाइड द इक्विलिब्रियम कर्व वो जा रहा है. बराबर. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रापोलेशन करना पड़ेगा. जैसे इंटरपोलेशन होता है वैसे ही एक्स्ट्रापोलेशन होता है. लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन हम स्मॉल रेंज के लिए कर सकते हैं. बहुत ज्यादा रेंज के लिए कभी कभी वो गलत भी होता है. ओके, तो मेरा जो लास्ट पॉइंट है ना इक्विलिब्रियम कर्व का वो यहाँ पे है. दिस इज माय लास्ट आइलैंड. उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है. बराबर, इक्विलिब्रियम कर्व नहीं है. लेकिन ये जो इसका नेचर है ग्राफ का उसको ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई इट इज शोन द डैश लाइन हियर. So this is extended. This is nothing but a extrapolation. समझ में आ रहा है? और यहाँ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा. एक्स एक्सिस पर तो सीधा लाइन ही है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके एवरीबॉडी, कुछ पूछना है यहाँ तक? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अगर आप के पास ग्राफ प्लॉट किया हो तो आप पैरेलल कर सकते हो. Okay, now we have the M1 point.
how to find out the tie line from the M1 point? Because we have drawn the equilibrium curve by extrapolation. अभी यहाँ पर तो कोई टाई लाइन हमको मिलेगा नहीं, तो M1 में से पास होता हुआ टाई लाइन कैसे ढूंढेंगे? बराबर, जैसे हम एक्सट्रैक्शन में ढूंढते थे वैसे ही यहाँ पे ढूंढना है बाय ट्रायल एंड एरर। लेकिन एक्सट्रैक्शन में तो हमारा पॉइंट दो टाई लाइन के बीच में आता था, और यहाँ पर जो हमारा M1 पॉइंट है उसकी एक ही साइड टाई लाइन है, दूसरी साइड टाई लाइन नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सी द नेचर ऑफ द टाई लाइंस। ये जो टाई लाइन है, ये जो टाई लाइन है, ये टाई लाइन का नेचर आप धीरे धीरे देखो तो धीरे धीरे वो वर्टिकल होता जा रहा है, दिख रहा है? हाँ, Yes, sir. ओके। Yes, So sir. from M1 we are assuming a vertical tie line. वर्टिकल टाई लाइन का मीनिंग क्या होता है? लास्ट बताया था मैंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल टाई लाइन? So constant underflow x equals y. नहीं, वर्टिकल टाई लाइन का मीनिंग कांस्टेंट अंडरफ्लो नहीं है भाई। कांस्टेंट अंडरफ्लो होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आता है सीधा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट अंडरफ्लो। वर्टिकल Yes, टाई sir. लाइन, Sorry. वर्टिकल टाई लाइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर दोनों तरफ सॉल्यूट इक्वल होंगे। क्या होगा इक्वल? सॉल्यूट। सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। यस सर, सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन ओवरफ्लो and solute concentration in underflow, both will be equal. Okay, so that is the meaning of vertical tie line, x is equal to y. तो यहाँ पे हमने ये vertical tie line लिया directly, so this is your E1 and this is your R1. Okay, now read the value of E1 from the graph. Y1 is equal to 0.1, and what is the n for E1? तो horizontally ऐसे जाओ y axis पे, so that is n. What is coming? 0.47, and y1 is equal to 0.1 because vertical line. Okay, so you can find out the amount of E1 now. Okay, ये हमने इक्वेशन देखा था, B is equal to E1 into N1. So E1 is equal to B by N1, 0.125 divided by 0.47. Okay, so this is 0.266 kg solution in the sludge. Okay, और ओरिजिनल हमारा कितना था? 1 kg. तो 1 minus 0.266 kg, 0.734 kg क्लियर सॉल्यूशन जो हमारा ओवरफ्लो होगा। बराबर, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ हमारे प्रॉब्लम में क्या था? क्लियर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथड्रॉन and replaced by an equal weight of water. मतलब जो क्लियर सॉल्यूशन हमारा निकला 0.734 kg, वो हम निकाल देते हैं और इतने ही अमाउंट का वाटर वापस ऐड करते हैं। ओके, सो वाटर इज सॉल्वेंट, और किस में ऐड करेंगे?
E1 में, क्योंकि वो हमारा सेटल्स क्लॉज है ना, उसमें ऑलरेडी NaOH अभी भी बचा है 0.1, y1 इज इक्वल टू 0.1, उसमें हम ऐड करेंगे 0.734 kg, तो हमारा टोटल वेट तो वापस 1 kg हो जाएगा। नाउ दिस इज प्योर वाटर, तो उसमें NaOH नहीं रहेगा, सो x0 इज इक्वल टू 0। ओके, M2 इज इक्वल टू E1 प्लस R0। ओके, या 2 प्लस R2 सेकंड स्टेज भी बोल सकते हैं। सो 0.266 प्लस 0.734 दैट इज इक्वल टू 1 kg। ओके, एंड व्हाट इज NM2? NM2 is equal to B by M2, बराबर। NM2 is equal to B by M2, so B by M2 0.125 divided by 1, so again it is 0.125 concentration of B. It remains same because we are adding the equal amount of water what we have withdrawn as a clear solution, so that is NM2 is equal to 0.125। ओके, तो NM2 is equal to 0.125 हम लेंगे, सॉरी, अभी हमारा E1 हमारा फीड हो गया, इसमें हम पानी डालते हैं ना, और वो प्योर पानी है, तो RO यहाँ पे आएगा, तो वी आर मिक्सिंग दिस RO प्लस E1। नाउ माय मिक्सर पॉइंट विल लाइज बिटवीन दिस RO एंड E1, बराबर। मेरा मिक्सर पॉइंट कहाँ पे आएगा? RO और E1 पे। अभी मेरे पास सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन B है 0.125, तो यहाँ से मैं 0.125 जाऊंगा हॉरिजॉन्टली, और इस लाइन को वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज माय पॉइंट M2। ओके, पॉइंट M2 समझ में आया? Yes, sir. ओके, अभी यस सर। यहाँ पे कोई दूसरा डेटा नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाई लाइन passing through point M2. Now this is the same procedure as extraction. This M2 point lies between this tie line and this tie line, which is already given. Okay, so by interpolation you find out the tie line passing through point M2. इंटरपोलेशन से ये फाइंड करना है। जैसे दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको डेंसिटी दिया हुआ है, तो कोई एक बीच वाले टेम्परेचर पे कैसे आप इंटरपोलेशन करते हो, ऐसे ही यहाँ पे इंटरपोलेशन करना है, बराबर। इंटरपोलेशन आप को जिस तरीके से कन्वीनियंट है उस तरीके से आप कर सकते हो। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाई लाइन हियर व्हिच विल गिव यू द पॉइंट E2 एंड R2। सर इधर पैरेलल लाइन वाली मेथड चलेगी? पैरेलल लाइन थोड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो टाई लाइन है और ये टाई लाइन है, दोनों का स्लोप है ना थोड़ा अलग है, तो वो जो डिफरेंस है ना, उसको डिफरेंस को ध्यान में लेके आप इसको क्या बोलते हैं कि इंटरपोलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका स्लोप, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कि मान लो कि इसका स्लोप मतलब एंगल जो है वो आई थिंक इट इज ये 90 डिग्री है, तो आप इसको मान लो कि 80 डिग्री समझ लो। अभी इसका एंगल 80 डिग्री है, बराबर, और इसका एंगल इस टाई लाइन का मान लो कि 70 डिग्री है, बराबर, और हमारा पॉइंट M2 यहाँ पे है, तो आप M2 में से ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और अभी दोनों के एंगल का डिफरेंस कितना हुआ, ये 80 डिग्री है, 70 डिग्री, 10 डिग्री का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो 10 डिग्री डिफरेंस फॉर along this horizontal distance, बराबर।
तो आप इतना डिस्टेंस मेजर कर लो इस पॉइंट से M2 तक, ये M2 पे एंगल कितना आएगा। ये नहीं हो रहा है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, वो मालूम पड़ रहा है ना आपको, इतना ही डिस्टेंस। अगर होल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 10 डिग्री का डिफरेंस है तो इतने डिस्टेंस पे कितना आएगा डिफरेंस, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। या तो उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आपको M2 पे एंगल मिल जाएगा लाइन का। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, दिस इज द वे ऑफ इंटरपोलेशन। ये मैंने एक तरीका बताया है, ऐसे दूसरे भी तरीके हो सकते हैं इंटरपोलेशन के। ओके, उसका एक ही तरीका नहीं है। आप इंटरपोलेशन जो भी कन्वीनियंट मेथड आपको लगता है उस मेथड से आप इंटरपोलेट कर सकते हो। इंटरपोलेशन का मतलब ही यही है कि हम दो पॉइंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम कर रहे हैं। इंटरपोलेशन तभी पॉसिबल है। ओके, तो उस तरीके से M2 में से पास होता हुआ टाई लाइन आपको ढूंढना है। So this will give you E2, this will give you R2. Now the calculation is same. जो हमने E1 और R1 फाइंड करने के बाद कैलकुलेशन किया था, ऐसा ही E2 और R2 हमको मिल गया। तो E2 के कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लो ग्राफ पर से, बराबर। आ गए 0.62, Y2 0.035, अमाउंट ऑफ E2 कैलकुलेट कर लो, सेम इक्वेशन D by N2, इट इज 0.202 kg। तो ओवरफ्लो कितना रहा, 0.789 kg। अभी तीसरे स्टेज में हम 0.789 kg वाटर डालेंगे। ओके, ये थोड़ा गलत है, 0.798 है, यहाँ पे 0.789 है, वो थोड़ा फिगर उल्टा सुल्टा हो गया है। ओके, so M3 is equal to E3 plus R0, अगेन 1। NM3 कैलकुलेट करो, वो 0.125 ही आएगा। तो अगेन आप 0.125 पे जाओ तो आपको M3 पॉइंट मिलेगा। ये M3 पॉइंट ये दो टाई लाइन के बीच में है। अभी ये दो टाई लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलली है, तो आप M3 में से सीधा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि बहुत नजदीक है। ओके, तो यहाँ पे इंटरपोलेशन की भी जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली टाई लाइन बिकॉज टू टाई लाइन्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर। तो M3 में से टाई लाइन ड्रॉ किया, E3 मिला, R3 मिला। वापस E3 के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लो ग्राफ पर से, तो Y3 मिलेगा, N3 मिलेगा। ओके, अभी टोटल C कितना रहा स्लज में, तो E3 इंटू Y3, दिस इज द टोटल स्लज, टोटल C सॉल्यूट NaOH, तो दैट इज 0.189 multiplied by 0.012, so 0.00227 kg NaOH in the sludge। ओरिजिनली 0.1 था और स्लज में रहा 0.00227, मतलब 2.27% हमारा स्लज में गया और बाकी का हमने ओवरफ्लो में रिकवर कर लिया। So this is the whole problem। अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल में इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको वैल्यूज दी हुई है बहुत सारी, बराबर। वहां पे आपके पास रैफिनेट फेज का कॉन्सेंट्रेशन है और कितना, मतलब यहाँ पे वो आप क्या बोलते हो, टाई लाइन इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारा सस्पेंडेड सॉलिड भी फिक्स है, तो आपके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हो टाई लाइन, उसमें इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। दिस इज द एक्चुअली इसके बाद भी लीचिंग के प्रॉब्लम्स है,
लेकिन उसके आगे का पोर्शन कभी एग्जाम में आता नहीं है और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको चला पाए। यहाँ पे हम लिखिंग को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीक में हम क्रिस्टलाइजेशन देख लेंगे 1-2 लेक्चर में, और आपका सबमिशन भी नेक्स्ट वीक में चालू होगा एमटीओ लैब का इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल तो बाद में होगा लेकिन इंटरनल होगा, और थोड़ा वाइवा भी होगा। नेक्स्ट वीक में आप प्रिपेयर रहना, बराबर। क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी स्टॉप हियर। सर एमटीओ के लिए कौन सी डेट है सर टेम्पररी? नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं सर, मतलब एमटीओ का कौन सी डेट है सबमिशन का? ऐसा पर्टिकुलर एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी बैच वाइज होगा। जो बैच जिस दिन है उस दिन या तो 2 बैच को कंबाइन करके हम लेंगे, बराबर। और ओके आपको जो भी वाइवा है, वाइवा के लिए पूरे क्लास को मेरे पास आना है। बाकी जर्नल और जो भी कुछ है वो आपके जो लैब टीचर है, जैसे किसी लैब के पीयूष सर होंगे, किसी लैब के मंगेश सर होंगे, और कुछ लैब के मैं हूँ, तो उनको सबमिट करना है। वो सब माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही करना है, बराबर। पूरे जर्नल का एक ही पीडीएफ बना के अपलोड करना है। और बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल मैंने चेक कर लिए हैं, जिन लोगों ने अपलोड किए थे, लेकिन वो भी सभी एक साथ अपलोड करना है। अभी जब आप अपलोड करो जर्नल, तो शुरू से लेके मतलब इंडेक्स, सर्टिफिकेट, बाद में एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होते हैं वो, बराबर, वहां तक आपको करना है पूरा। तो इंडेक्स भी चाहिए, डेट भी चाहिए, उसमें पेज नंबर भी चाहिए, सब कुछ, बराबर। तो ज़्यादा मैं आपको मतलब ऑलरेडी हमारा रेगुलर होता ही है, जिन लोगों ने रेगुलर कैलकुलेशन किया होगा। ओके, बहुत सारे प्रैक्टिकल में कंक्लूजन नहीं थे, तो अभी जो भी आप अपलोड करो उसमें कंक्लूजन लिखने हैं, बराबर। अगर आपका ब्लैंक होगा तो वहाँ पे उतने मार्क्स आपके कट होंगे जर्नल के। ओके, मैं आपको थोड़ा वो भी बता दूं, 20 मार्क का वाइवा, टोटल 20 मार्क का सबमिशन है। उसमें से आपका 5 मार्क का वाइवा होगा, 5 मार्क का आपका जो है वो अटेंडेंस होगा, 5 मार्क जर्नल के होंगे, और 5 मार्क आपकी क्लैरिटी के होंगे, बराबर। आपको कितना क्लियर है वो सब।